नमस्कार दोस्त। साल 1193 दुनिया के पहले आवासीय यानी कि हॉस्टल वाले विश्वविद्यालय यानी कि उस समय दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय का विध्वंस कर दिया जाता है और उस समय दुनिया के सबसे बड़े नॉलेज सेंटर और पुस्तकालय को आग के हवाले कर दिया जाता है। उसमें रखी 80 लाख से ज्यादा पुस्तकों को 3 महीनों तक बार बार जलाया जाता है जब तक कि वो सारी जल ना जाए। उसमें पढ़ने वाले हजारों विद्यार्थियों और सैकड़ों आचार्यों की हत्या कर दी जाती। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नालंदा विश्वविद्यालय की। और ये सब करने वाला क्रूर और बर्बर शासक था बख्तियार खिलजी। लेकिन ये सब आपके लिए शायद रिपीटेशन होगा और ज्यादातर लोग जानते होंगे क्योंकि कहीं ना कहीं आपने पढ़ा और सुना होगा। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद की कहानी कभी आपने जानने की कोशिश की है? इन विश्वविद्यालयों का विध्वंस क्यों किया गया, इसकी दास्तान कभी आपने सुनी है? इस विश्वविद्यालय का बदला किस भारत के नायक ने लिया, कैसे लिया, इस बारे में शायद आपने कभी पढ़ा और सुना नहीं होगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि वह खिलजी था कौन और क्यों उसने नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किया। क्योंकि नालंदा ऐसे विश्वविद्यालय को विध्वंस करने की वजह आपको हैरान कर। दरअसल बख्तियार खिलजी तुर्की मूल का एक अफगानी सेनापति था और हिंदुस्तान में वो हिंदुस्तान का बादशाह बनने का ख्वाब लेकर आया था। इसके लिए सबसे पहले वो मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना में शामिल हो जाता है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक उस समय पर गोरी का भारत में गुलाम था और यहीं से उसकी भारत में क्रूरता की शुरुआत हो जाती है। और जब वह नालंदा पर आक्रमण करता है उस समय वो बिहार और पूर्वी बंगाल का शासक बन चुका होता है। तभी एक घटना घटती है जो नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस का आधार बनती है। दरअसल एक बार बख्तियार खिलजी बहुत बीमार पड़ जाता है और लंबा वक्त बीत जाता है लेकिन वो ठीक नहीं हो पाता। बड़े बड़े हकीमों को बुलाया जाता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। बीमारी बहुत बढ़ जाती है तो खिलजी का एक सहायक होता है, वो खिलजी को एक आयुर्वेदाचार्य और वैद्य राहुल श्रीधर के बारे में बताता है। लेकिन समस्या ये थी कि खिलजी धार्मिक रूप से इतना ज्यादा कट्टर था तो दूसरे धर्म के व्यक्ति पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। न उस व्यक्ति पर करता था और न ही उसकी विद्या पर, उसकी कला पर, किसी चीज पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन कहा जाता है कि जान है तो जहान है। जान बचाने के लिए वैद्य को बुला लिया जाता है। लेकिन खिलजी उस समय शर्त रखता है, एक और शर्त रख देता है कि मैं किसी भी प्रकार की कोई भारतीय दवा यानी कि आयुर्वेदिक दवा का प्रयोग नहीं करूं। ये बात राहुल श्रीधर को भी पता चलती है लेकिन फिर भी वो अपना कर्तव्य समझकर इलाज के लिए तैयार हो जाता है और खिलजी के पास पहुंच जाता है। या खिलजी से राहुल श्रीधर कहते हैं कि आपकी शर्त को मैं मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको भी मेरी एक शर्त माननी होगी। मैं आपको कोई दवा नहीं दूंगा, शर्त केवल इतनी सी है कि आप मेरी दी हुई कुरान को एक बार पूरा पढ़ लीजिए। खिलजी को इस शर्त को मानने से कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि वह खुद इस्लाम धर्म को फॉलो करता था और नमाज को पढ़ने से उसे क्या समस्या थी। वह शर्त को मान लेता है और कुरान को पूरा पढ़ लेता है। लेकिन मजे की बात तब होती है कि खिलजी जब वो कुरान को पूरा पढ़ लेता है तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और जब पता लगाया जाता है कि ऐसा चमत्कार कैसे हुआ तो पता चलता है कि ऐसा चमत्कार इसलिए हुआ कि राहुल श्रीधर ने कुरान के हर पन्ने पर दवा का लेप कर दिया था और खिलजी जब थूक लगाकर पन्ने पढ़ता था और आगे पढ़ता जाता था तो दवा उसके शरीर में प्रवेश करती जाती थी और वो ठीक हो। अब यहाँ संस्कारों की करामात आप देखिए। खिलजी को क्या चाहिए था कि वह उसकी जान बचाने वाले राहुल श्रीधर को सम्मानित करता, श्रीधर जैसा विद्यार्थी तैयार करने वाले विश्वविद्यालय की सहायता करता किसी भी प्रकार से। लेकिन खिलजी सहायता तो दूर, उल्टे नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर देता है और उसके पुस्तकालयों को आग लगा देता है और सारी पुस्तकों को नष्ट करवा देता है। कारण केवल इतना कि श्रीधर नालंदा विश्वविद्यालय से पढ़े हुए थे। कारण केवल इतना कि कोई वैद्य किसी हकीम से बेहतर कैसे हो सकता है। कारण केवल इतना किसी दूसरे संस्थान के पास ऐसी विद्या कैसे हो सकती है। ये ईर्ष्या भरा विचार उसका जो था, इस विचार को लेकर ही आगे चलकर खिलजी ओदंतपुरी और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय का भी यही हाल करता है। इसका दूसरा कारण एक और है कि बख्तियार खिलजी जितना क्रूर था उतना उसके मन में गहरे रूप से ये बैठा हुआ था। शिक्षा के केंद्र किसी भी धर्म और संस्कृति के विकास के आधार होते हैं और खिलजी किसी भी दूसरे धर्म के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर सकता था। तीनों विश्वविद्यालय और उसकी दूसरी कई संस्थाओं को नष्ट करने के समय यानी कि लगभग 1200 ईस्वी के आसपास खिलजी बिहार और बंगाल पर लगभग पूर्ण रूप से अधिकार कर लेता है। इसके बाद पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ देखने लगता है और असम से लेकर तिब्बत को अब वो अपनी बर्बरता का शिकार बनाने की सोचता है। अभी तक आप ऊपर की घटनाओं से समझ गए होंगे कि खिलजी कितना क्रूर और बर्बर था, कितना महत्वाकांक्षी था। उसके मन में पूरे हिंदुस्तान पर बादशाह कायम करने की लालसा थी। वास्तव में उसका जो जीवन का उद्देश्य था वो जनता को लूटना, मारना, धर्मांतरण करना और इस्लामी साम्राज्य कायम करना था। लेकिन अब उसके सामने एक बहुत बड़ी बाधा थी और वो थी कामरूप साम्राज्य। कामरूप दरअसल पुराना नाम है असम का, वर्तमान असम का। उस समय कामरूप के राजा थे राजा पृथु, जो कि कामरूप के शासक होने के कारण उन्हें कामेश्वर भी कहा जाता था। खिलजी राजा पृथु के बारे में बहुत अच्छे से जानता था कि पृथु से सीधा टकराना उसके बस की बात नहीं है। इसलिए खिलजी कूटनीति से खेलता है और क्योंकि अब उसे तिब्बत तक पहुंचना था, बीच में कामरूप का राज्य पड़ता था, इसलिए वह सोचता है
कि क्यों नहीं पहले मैं कामरूप को साथ ले लेता हूँ। जब कामरूप से आगे निकल जाऊंगा और कामरूप के आगे और पीछे मेरा खुद का शासन हो जाएगा तो फिर कामरूप पर मैं आक्रमण कर दूंगा। यानी कि उसमें धोखा और ईर्ष्या और ये चीजें उसमें बहुत फूट कूट कर भरी हुई थी। इसलिए खिलजी तिब्बत पर आक्रमण करने के लिए पृथु के सामने तिब्बत पर संयुक्त रूप से आक्रमण करने का प्रस्ताव रखता है। पृथु के पास जब ये प्रस्ताव आता है तो पृथु को थोड़ी चिंता होती है। चिंता का कारण संयुक्त युद्ध का प्रस्ताव नहीं था, बल्कि ये था कि पृथु जानते थे कि खिलजी प्रस्ताव की आड़ ले रहा है और आक्रमण यह कामरूप पर भी करेगा। और यहाँ पर दूरदर्शी पृथु वो गलती नहीं करते जो उस समय दूसरे मध्यकालीन राजा किया करते थे कि हमला मुझ पर नहीं मेरे पड़ोसी राज्य पर हो रहा है। तुरंत में उनका भी वही हाल होता था। चिंता उसे इस बात की थी कि बख्तियार खिलजी की सेना अब तक बहुत बड़ी हो चुकी थी। खिलजी जहां भी जाता था वहां की जनता को धन के बल पर या फिर तलवार के बल पर इस्लाम अपने धर्म में कन्वर्ट कर लेता था। और यहाँ भी उसने पहले ऐसा ही किया था। कामरूप के आसपास के जो जितने भी कबीले थे, जो जातियां थी, उसको उसने इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया था और उनका साथ उसे मिला भी। कहा भी जाता है कि घर का भेदी लंका ढाए। यहाँ के जो लोकल कबीले थे जो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे वो यहाँ पर उसका मार्गदर्शन कर रहे थे। लेकिन पृथु भी सारी चीजों को देखते हुए कूटनीति से काम लेते हैं और खिलजी का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन वो प्रस्ताव स्वीकार तो कर लेते हैं, लेकिन उसे संयुक्त आक्रमण के बारे में कोई ठोस सूचना नहीं देते कि कब आक्रमण करना है, कैसे करना है। केवल एक संकेत भर करके छोड़ देते हैं कि अभी युद्ध का सही समय नहीं है, सही समय जब आएगा तो मिलकर आक्रमण करेंगे। और खिलजी निश्चित हो जाता है। और राजा समय का इंतजार करने लगता है। ये जब लग जाता है राजा तैयारी पूरी हो गई, तैयारी करने का मौका मिल जाता है। अब खिलजी इतना आगे आ चुका है कि वह सबसे पहले अपने क्षेत्र के लड़ाकू जनजातियों का आह्वान करता है। वापस जा सकेगा और नहीं उसे ये जनजातियां भी राजा पृथु के उसकी स्थिति इस प्रकार की हो गई है। और जो उनकी छोटी मोटी स्थिति में उसको पूरा युद्ध का सही समय चुनते हैं, क्षेत्र की अस्मिता और संस्कृति की रक्षा के लिए, और मौका देकर मिलकर एक हो जाती है। राजा पृथु तिब्बत पर संयुक्त आक्रमण नहीं करते बल्कि बख्तियार खिलजी पर आक्रमण कर देते हैं, क्योंकि उसे वो नालंदा का विध्वंस याद था, उसे वो विश्वविद्यालय का विध्वंस याद था। भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। खिलजी की सेना की हालत खराब हो जाती है। खिलजी की सेना कुछ समझ नहीं पाती और उसके सैनिक और उसके घोड़े बुरी तरह मारे जाते हैं। सारी सेना के हौसले पस्त हो जाते हैं। कारण एक तो खिलजी सोच के बैठा था कि पहले वो कामरूप से मिलकर और तिब्बत पर आक्रमण करेगा और तिब्बत को ले लेगा और उसके बाद कामरूप को, इसलिए वह तिब्बत के लिए तैयारी कर रहा था। उसके दिमाग में तिब्बत था। दूसरा, पृथु द्वारा वर्षा ऋतु के दौरान जो आक्रमण किया गया था, क्योंकि खिलजी की सेना वर्षा ऋतु में और इन परिस्थितियों में युद्ध करने की बिल्कुल अभ्यस्त नहीं थी, उसे बिल्कुल अनुभव नहीं था। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, पृथु की जनजाति सेना का हमला। यह लड़ाकू कौम गोरिल्ला युद्ध में बड़ी ट्रेंड थी पारंपरिक रूप से, इसलिए इन लोगों ने पहाड़ी और ऊंचे स्थानों पर अपना मोर्चा बना लिया था। वहां पर मोर्चा बनाकर और जहरीले तीरों से खिलजी की सेना पर जबरदस्त बौछार कर देते हैं और खिलजी की सेना को तितर बितर कर देते हैं। खिलजी को हार का एहसास हो जाता है। खिलजी पीछे हटने का प्रयास करता है, लेकिन खिलजी की सेना इतनी बुरी तरह फंस चुकी थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि दूरदर्शी राजा पृथु ने दो काम पहले से ही कर रखे थे। इसलिए खिलजी की सेना को एक भी दाना खाने को उनको नहीं मिल रहा था, बिल्कुल भी। सारी भूमि के तहत उजाड़ और बंजर कर दी गई थी। खिलजी की सेना भूखी मर रही थी, उसकी हालत वैसे ही खराब थी। और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य जो पृथु ने किया वो था कि एक सिल्काकू का पत्थर का पुल था जिसको पार करके खिलजी की सेना कामरूप में आई थी। उसे पृथु ने उसी समय नष्ट करवा दिया था जब खिलजी सेना को लेकर और पुल को पार करके कामरूप आया था। अब खिलजी की स्थिति और उसकी सेना की स्थिति सांप छछूंदर वाली हो गई थी। ऐसे में खिलजी क्या करता, फंस चुका था। उसके पास एक ही रास्ता था कि वो वेगवती नदी यानी ब्रह्मपुत्र नदी को तैर कर पार करे, और वो प्रयास भी करता है, लेकिन नदी का इतना जबरदस्त बहाव था कि उसके ज्यादातर सैनिक उस बहाव में बह जाते हैं। थोड़े से सैनिक और घोड़ों के साथ खिलजी नदी पार कर पाता है। नदी पार करने के बाद उसकी हालत बिल्कुल खराब हो जाती है, और भी ज़्यादा स्थिति उसकी बिगड़ जाती है। वह वहाँ से भागकर और एक मंदिर में शरण लेता है, क्योंकि खिलजी जानता था कि उस पर मंदिर में कोई आक्रमण नहीं करेगा। और होता भी वही है, जब तक वो मंदिर में रहता है वो बचा रहता है, लेकिन मंदिर से निकलकर जैसे वो भागने लगता है पृथु की सेना द्वारा उसे बंदी बना लिया जाता है। लेकिन उसे मारा नहीं जाता, क्योंकि उस समय वह बीमार और लाचार अवस्था में होता है। उसे उस समय जिंदा छोड़ दिया जाता है और घोड़े पर लादकर वापस उसके मुल्क अफगानिस्तान की इसलिए भेज दिया जाता है कि वो जाकर ये बताए इस कामरूप युद्ध की कहानी, ताकि खिलजी की जुबानी सुनकर आगे कोई आक्रांता कामरूप प्रदेश की तरफ आंख उठाकर भी ना देखे, आगे कोई ऐसा किसी विश्वविद्यालय का विध्वंस ना करे, भारतीय संस्कृति पर आंख उठाकर हमला ना कर सके।
लेकिन वो अफगानिस्तान पहुंच नहीं पाता। रास्ते में जब वो वापस लौटता रहता है और बंगाल के निकट देवकोट में पहुंचता है तो उसी के द्वारा नियुक्त उसका शासक अली मर्दन बीमार और लाचार बख्तियार खिलजी की हत्या कर देता है। तो इस प्रकार राजा पृथु बख्तियार खिलजी से विश्वविद्यालयों, नालंदा विश्वविद्यालय और दूसरी जो प्रमुख केंद्र थे उसको नष्ट करने का बदला लेता है। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आप इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले एक और इसी प्रकार के वीडियो में।